इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकी उस लेवल के ऊपर जिससे रिड्यूस्ड हो गया हमारा खेल। हमारे यहाँ पे स्पाइक्स पहन के खेलने की इजाज़त नहीं है, ना बॉलर को ना बैट्समैन को। ये क्लब क्रिकेट चलाते हैं कराची में, मुझे कोई 2 ग्राउंड दिखा दें जहाँ पे स्पाइक्स पहन के हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। लाहौर कैद पड़ गया, ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन 4-4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं। देखिए यार, ये जो एक कल्चर चेंज हुआ है ना, जो कि T20 क्रिकेट लीग की क्रिकेट सारी दुनिया में जो आई है, उन्होंने पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की जो क्रिकेट है उसको हिट किया है। फॉर इंस्टेंस आप पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, वेस्ट इंडीज़ देखें। एक फ़ास्ट बॉलर के लिए ये ज़रूरी है कि जिस तरह अभी सारे लोग बात कर रहे हैं कि आप डेवलप कैसे होते हैं। आप एक 18-19 साल 20 साल के फास्ट बॉलर हैं तो आपको पहले अपने आप को 4 डे क्रिकेट में जाना है, लंबे लंबे स्पेल्स करने हैं, और टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। ये आकिब जावेद साहब जो पाकिस्तान के सिलेक्टर भी हैं, उनके मुताबिक एक टेस्ट भी जीत जाए ना इंग्लैंड सीरीज़ में और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में तो बड़ी बात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, एज आई सेड बिफोर के इट्स अ टफ सीरीज, दिस नॉट गोना बी इजी सीरीज, और यहाँ पे आपको लंबी चौड़ी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। अगर विकेटें उन्होंने बिल्कुल फटा बना दी तो अगेन देयर इज अ ह्यूज चांस दैट कि लंबा चौड़ा स्कोर हो। लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज वाले बेहतर इन माइंड रखेंगे कि यहाँ पे स्विमिंग ट्रैक बने, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़रा अर्ली ऑन स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है, जहाँ बॉल थोड़ा बहुत हिलता है और पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगल करती है। दो के वेस्ट इंडीज अ वेरी गुड बॉलिंग साइड, आई थिंक इट विल बी टफ। हाँ, तो उनका क्या कहना है? ये क्या बात हुई? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपकी क्रिकेट टीम वर्थ क्या रख रही है एट द मोमेंट। अगले 4 से 5 महीने में आपके पास 150-145 प्लस बॉलर्स रेडी हो जाएंगे। ये आपका जो गैप है, हमें बिल्कुल बहुत तकलीफ है इसकी। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान के लिए सुनकर समझ नहीं आता कि हंसे या अपना सिर पीट लें। अब उनके पूर्व कप्तान और पूर्व डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब का एक नया ज्ञान सोशल मीडिया पर तैर रहा है। हफीज साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान के घरेलू ग्राउंड्स में खिलाड़ी स्पाइक शूज यानी वो कीलों वाले जूते पहनकर नहीं खेल सकते, क्योंकि वहां की पिचें और आउटफील्ड वैसी नहीं है। कैसे ग्राउंड्स हैं हमारे? मतलब भाई साहब, दुनिया डिजिटल हो रही है, रोबोटिक अंपायरिंग की बातें हो रही हैं, और यहाँ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्पाइक शूज पहनने से रोका जा रहा है। चलिए आज इनके इस ग्राउंड्स और पिचों की असलियत का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, जब आप अपनी क्रिकेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के बजाय केवल खोखले दावों में जीते हैं तो यही होता है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक ग्राउंड्स की हालत ये हो चुकी है कि वहां की पिचें इतनी बेजान और डेड हैं कि अगर खिलाड़ी स्पाइक्स पहनकर दौड़ेंगे तो पिचें मैच के पहले दिन ही उखड़ जाएंगी या बिखर जाएंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नियम कहते हैं कि बेहतरीन ग्रिप और इंजरी से बचने के लिए तेज गेंदबाजों और फील्डर्स को स्पाइक शूज पहनना अनिवार्य है, लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ियों को नॉर्मल रबर स्टड वाले जूते पहनकर खेलने की सलाह दी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जहां के डोमेस्टिक ग्राउंड्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं है, जहां खिलाड़ी ठीक से ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं, वे दुनिया की बड़ी टीमों की मेजबानी करने का दावा कैसे ठोकते हैं? जब आपके पास घास वाली, मजबूत और बाउंस देने वाली पिचें ही नहीं होंगी तो आपके खिलाड़ियों का इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज होना तो तय है। हर मरतबा जो डिफरेंट बॉल है वो यूज़ होता है डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल पे डिफरेंट बॉल है, तो ये इशू है। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती डोमेस्टिक के प्लेयर को, जो लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हैं प्लेयर को, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसको मुख्तलिफ जगहों पे आप भी हाईलाइट करते रहते हैं और हम भी सुनते रहते हैं। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लेके आ गया। फिर रीजनल हेड्स जो हमारे मौजूद हैं, वो उनका रोल क्या है? सिर्फ वोट डालना तो नहीं है कि चेयरमैन को अपनी चेयरमैनशिप लेने के लिए रीजनल हेड को साथ लेके चलना है। उसके रोल डिफाइन नहीं हुए, उसने करना क्या क्या, किन किन चीज़ों पे काम करना है। उसके थोड़ा सा नीचे जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट के जो 100+ या 106 या 107 आके भाई इतनी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी लोग करने वाले हैं उनके रोल क्या हैं, वो वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से सिलेक्शन मुतासिर होती है। फिर आप आ जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकी उस लेवल के ऊपर जिससे रिड्यूस्ड हो गया हमारा खेल। हमारे यहाँ पे स्पाइक्स पहन के खेलने की इजाज़त नहीं है, ना बॉलर को ना बैट्समैन को। ये क्लब क्रिकेट चलाते हैं कराची में, मुझे कोई 2 ग्राउंड दिखा दें जहाँ पे स्पाइक्स पहन के हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। लाहौर में भी नहीं है, अनफॉर्चुनेट। उसके बाद आप आ जाएँ तो ओवरऑल जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक का, वो कम्पेटिटिव इनफ नहीं है। जो शान बात कर रहे हैं
कि जब तक उसको कंपेटिटिव नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप कभी भी नहीं सोच सकते कि सब एक लेवल पे आके क्रिकेट खेलें, नहीं खेल सकते, क्योंकि हर एक का लेवल डिफरेंट है। यूनुस भाई जिस मुकाम पे पहुंचे, मेरा लेवल उससे बहुत डिफरेंट है। तो मैं ये कहूँ कि मैंने भी यूनुस भाई की तरह बैठ के तो वो बात करनी है, वो नहीं कर सकूँगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको कंपेटिटिव बनाने के लिए ये जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं, अगर इनके ऑपोजिट काम किया जाए और बेहतर रिजल्ट्स अगर हमने लेने हैं डोमेस्टिक के, तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं, अगर इन पे काम किया जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैपनिंग हो रही है लेकिन उसका प्रोडक्टिव एलिमेंट नहीं है, उसकी फॉल्स परफॉर्मेंसेस कंसीड की जाती हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है, जहाँ पे ये मेक श्योर किया जाए कि इन चीज़ों के ऊपर हम काम करके बेस्ट प्रोडक्ट को निकालें और उसको रिफ़ाइन करें, उसको वो सहूलतें मुयस्सर करें जो आकिब भाई बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ इंटरव्यू में बोला कि इनकी जो होप है वो आने वाले वो डी कैटेगरी है जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर होंगे। तो वो टॉप परफॉर्मर तो हम ले लेंगे, लेकिन जो नीचे 1000, 2000, 5000 लाखों लोग हैं, उनके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है? जब तक वो डेवलप नहीं होगा, ये सिस्टम सिर्फ ऊपर से ठीक नहीं होगा। इसमें हफीज ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी कौन है, कहाँ है, किसने सिलेक्शन किया है? उन्होंने कहा जी मैंने की है। आकिब ने कहा, हफीज भाई वो ने कहा ब्लेम गेम की कि बात बड़ी, हो रही थी। हाँ जी, कि जब उन्होंने कहा जी select बड़ी कर बात लेते है, हैं तो फिर ऑन उन्होंने नहीं कहा जी करता बड़ी कोई। बात है, आपने ऑन किया, आपने ऑन किया। कहते इसमें बड़ी बात क्या है, मैंने सिलेक्शन की है तो मैं कहूंगा हाँ मैंने की है, लेकिन उन्होंने कहा आप हेड ही नहीं है कोई। जो बात थी ना मेन पॉइंट हफीज का, वो बड़ा खास था, उसकी तरफ आकिब आई नहीं है कि हेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसको दुनिया का कोई बंदा भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा, कि जहां पे इवन के आप दो भी बैठे हैं, उसमें भी कोई एक डिसीजन मेकर तो होगा ना, सही जिसने बात फैसला है। करना है, जिसने मेन ओन करना है, वो होगा ना। वैसे कह दो जी, मतलब पहले जी वो मोहम्मद यूसुफ थे, अब्दुल रजाक थे, वहाब रियाज थे, असद शफीक मिसबा थे, थे, असद शफीक, शोएब मलिक, इतने बड़े बड़े नाम, और उसमें बज़ाहिर लगा कि जी वहाब रियाज, क्योंकि वहाब रियाज को एक्टिव हेड रखा हुआ था बट नॉट ऑन पेपर कि वो हेड थे, ठीक है। अब चूंकि जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं या रजाक बैठे हैं, वहां पे वहाब का हेड बनना एमी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कह रहा उनको, मैं जूनियर सीनियरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ जस्ट। अब यही सेम है, अब आकिब मानते नहीं है, वो कहें कि हाँ यार ये गलत है, एक हेड तो होना चाहिए, कहीं भी हो, आपका हेड ही नहीं है। फर्ज किया जी एक चीफ सिलेक्टर बैठा है, फर्ज किया जी एक कोच बैठा है, एक कप्तान बैठा है, 3 सिलेक्टर बैठे हैं, एक चीज पे फंस गया जी, रिजवान लेना है या गाजी गोरी जाएगा, टाई पड़ गया, कौन फैसला करेगा? अगर ये कोई वो कहा कहेंगे जाता है वोट ना, करा कि लो। नहीं जी फिर हम मिलके कर लेते हैं, मिलके कोई फैसला नहीं होता। पाकिस्तान में ना क्रिकेट में गरीब की जोरो पता कौन है? डोमेस्टिक क्रिकेट। आज हाँ आके जी आज हमारी आके डोमेस्टिक नस्ला उसी क्रिकेट पे ही निकलना है। की डोमेस्टिक क्रिकेट नू पाई मैंने तो ये समझ नहीं आती, जब हमारा जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब, कोई नहीं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब, कौन सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब है आपका? मुझे बताएं तो सही कोई बंदा, किसका आइडियल है जी? हमारा हर हार के बाद हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक? आपका सिलेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच देखने नहीं जाता, तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की क्या गलती हुई जी इसमें? आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले को टीम में नहीं लेते, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का क्या लेना देना इसमें? आपने ए टीम बनाई, आपने उस बंदे को कीपर बना दिया, तो जो बाकी लड़के खेलते हैं वो कहां जाएं? आप अपनी सिलेक्शन मेरिट पे नहीं हुई, आपने कोचेस ठीक लगाए नहीं, कप्तान बनाते उनको कोई टाइम पीरियड नहीं होता, तो डोमेस्टिक क्रिकेट का कसूर हो गया जी इसमें? यही डोमेस्टिक क्रिकेट पहले से चल रही है, यही डोमेस्टिक क्रिकेट थी, हम सब अच्छा कर रहे हैं। अब देखें ना, आपने कारीगरी करनी हो ना तो किसी की भी आंख में मट्टी डाल सकते हैं। जैसे आकिब भाई कह रहे थे कि 92 के बाद ही हमने क्या किया, हमारा वो हो गया, क्या नहीं किया हमने भाई साहब? हम टेस्ट मेस हमने ली हुई है, वी वर द एट दैट टाइम टेस्ट मेस मीन यू आर द टेस्ट चैंपियन। या अभी मिसबा की बात है, मिसबा के टाइम की जी बात जी है, ज्यादा दूर की नहीं जा 2016-17 रहा। वाली। हाँ ठीक है जी, नंबर 1 नंबर 2 आप चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में जीते हैं, इज इक्वल टू वर्ल्ड कप। आप 2 T20 वर्ल्ड कप के, एक के सेमीफाइनल एक में फाइनल में पहुंचे हैं। अब अर्जेंटीना अगर हार गया स्पेन से फुटबॉल में, तो आप उसकी फाइनल में पहुंचने की बात को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। ये भी एक इंदराज है कि भाईजान ये फाइनल खेले हैं, है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये मुझे समझ नहीं है। अगर इससे बात लेनी, फिर इंग्लैंड जिसने जो क्रिकेट बेसिकली जिन्होंने एक किस्म से क्या इजाद है। कहते हैं, इजाद है, उन्होंने तो एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उन्होंने की करने दसो, उनका और वो सिस्टम भी दुनिया का और सबसे वो बेस्ट भी है। अब जाके जीता सुना भाई, अब जाके जीता अभी उन्होंने। 15 वाला। हम निज़ाम में फास्ट बॉलर तैयार ना होने की बात करें, और हमारे साथ हमारे पैनल में ज़्यादातर जो है वो बैटर्स मौजूद हैं, लेकिन आकिब जावेद साहब, ना सिर्फ आप डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, बल्कि आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग का कैद पड़ गया। ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन 4-4 ओवर के फास्ट बॉलर रह गए। देखिए यार, ये जो एक कल्चर चेंज हुआ है ना, जो कि T20 क्रिकेट लीग की क्रिकेट सारी दुनिया में जो आई है,
उन्होंने पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की जो क्रिकेट है उसको हिट किया है। फॉर इंस्टेंस आप पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, वेस्ट इंडीज़ देखें। एक फ़ास्ट बॉलर के लिए ये ज़रूरी है कि जिस तरह अभी सारे लोग बात कर रहे हैं कि आप डेवलप कैसे होते हैं। आप एक 18-19 साल 20 साल के फास्ट बॉलर हैं तो आपको पहले अपने आप को 4 डे क्रिकेट में जाना है, लंबे लंबे स्पेल्स करने हैं और टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। ये आप देखें जो आज जिन लोगों ने सुपरस्टार बन जाना था वो इसलिए फास्ट बॉलर आगे नहीं बढ़े। मैं समझता हूँ कि आखिरी जो बॉलर्स जिन्होंने दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया कि पाकिस्तान में अभी भी फास्ट बॉलिंग है, वो आसिफ था, आमिर था। वो जो 2010 में जो इंग्लैंड में हमारे साथ जो हादसा हुआ है, क्योंकि इतने स्किलफुल बॉलर ना आपको अचानक मिलेंगे नहीं। तो आकिब जावेद साहब, मैं ये कह अभी सकता मैं हूं, आपको बता रहा हूं निज़ाम कि चलाने वाला है, फ्यूचर जो निज़ाम चलाने वाला है वो ये कह रहा है कि सलाहियत की, अहलियत की कमी नहीं है, निज़ाम में कमी है। निज़ाम की ख़राबी इसलिए हुई कि जो फोकस है प्लेयर्स का वो ज़रूर हटा। ज़्यादातर आप अगर सारा साल अगर आप 80 to 90 मैचेस T20 के खेलेंगे और फर्स्ट क्लास का एक नहीं खेलेंगे तो आपकी रेड बॉल की ट्रेनिंग तो नहीं होगी। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये पिछले दिनों हमने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो एक फार्मूला बनाया है कि ये जो चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं इनको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि आपने एक प्लेयर है उसका सारा जो ध्यान है वो सारा T20 की तरफ आ रहा है, तो आपने इन प्लेयर्स को गाइड भी करना है और इनको आपने एक ट्रैक में रखना भी है कि आप अगर टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं और आपको ये सूट करता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसका कोई पैटर्न है उसको फॉलो करें। आपको पैसा हम पहले से ज़्यादा देंगे बट आपकी ऑब्लिगेशंस हैं कि आप इतने फर्स्ट क्लास खेलना ज़रूर। आप देखें, नंबर चेक करें, पिछले 3-3 4-4 साल से फर्स्ट क्लास के कईयों की 1-1 2-2 मैचेस भी नहीं है। इसी तरह से ये जो आने वाली जनरेशन है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो 20 लोग हमने मोस्ट टैलेंटेड नीचे रखे हैं, इनको भी जो और अभी खेल रहे हैं इनको एक जो डायरेक्शंस देना और एक ट्रैक में रख के इनका फोकस बेहतर करना और आने वाली जो आपकी नौजवान नस्ल है उसको अभी से गाइडलाइंस नहीं देंगे तो टैलेंट आपका मज़ीद ख़राब हो जाएगा। फास्ट बॉलिंग के हवाले से 2-3 चीज़ें ज़रूर इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए डिफरेंट टाइम के लिए 4 से 5 महीने में आपके पास 150-145 प्लस बॉलर्स रेडी हो जाएंगे। ये आपका जो गैप है हमें बिल्कुल बहुत तकलीफ़ है इसकी। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान के लिए हमारी फास्ट बॉलिंग का फुकदान क्यों है, मैं उस पर थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि एक तो पूरी दुनिया में ये मुतासिर हुई है कि जो एक्सेसिव T20 लीग्स हैं उसने एक बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन दिया है क्रिकेटर के सामने लाके, जिसमें उसकी जो फोकस है वो सिर्फ 4 ओवर की बॉलिंग करना रह गया। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान डैमेज नहीं हुआ, अगर आप एशिया की दूसरी टीमें अदर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया ने स्ट्रक्चरल सेटिंग ऐसी की हुई है कि उनका प्लेयर जब तक उनके पास मौजूद है वो बाहर नहीं जा सकता, वो लीग नहीं खेल सकता। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास भी जाएं, आप 3 जो इस वक्त के नाम है स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस, इनको निकाल दें, आपको ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में कोई शार्पनेस नज़र नहीं आएगी। फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो जो लुक्रेटिव ऑप्शन आई है T20 उसने पूरी दुनिया को डैमेज किया और पाकिस्तान भी उसमें मुतासिर हुआ। और मेरा विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द एफर्ट्स ऑफ द PSL फ्रेंचाइज ऑनर्स, PSL का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जिसने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और हमारी बैटिंग को फोर्स किया है कि वो सिर्फ T20 खेले। और उसमें एक मैनेजेरियल फ्लॉ है जिसमें PCB कंट्रोल नहीं कर सका कि कैसे उसने इसकी भी इजाज़त देनी है जो यूनुस भाई बात कर रहे हैं कि वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों को प्रमोट किया जाए। हमने इतनी प्रमोशन की अपने T20 की, इतना इन्फ्लुएंस आया हमारे सोशल मीडिया का कि हमारा जो प्लेयर है और हमारा जो अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता था पिछले 10 सालों में, उसका सिर्फ फोकस 4 ओवर की बॉलिंग रह गया। और एज ए फास्ट बॉलिंग कोच अगर आकिब भाई का ये एक्सपीरियंस हुआ हो, मुझे आई एम श्योर कि ये शायद इसको सेकंड करें, वकार भाई और अज़हर महमूद से कभी आप पूछेगा, वो ये सबसे बड़ा गिला करते थे कि लोग 4-4 ओवर करके कहते थे जी आई एम डन विद माई वर्क, कि मैंने 4 ओवर ही करने, और वो बॉल वापस कर देते थे। तो ये इशू क्रिएट हुए। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है और मैं किसी को अफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन जो होम टेस्ट फार्मूला हमने फाइंड किया पाकिस्तान में 1.5 साल से, जिसमें पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक स्पिनर ऑपरेट करते रहे, उसने डिस्करेज किया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को। पाकिस्तान का फास्ट बॉलर एज ए फील्डर खेल के पूरा टेस्ट मैच बाहर आया, एंड शान विल बी द विटनेस ऑफ दैट। और ये मुझे सेकंड करेंगे कि एज ए कैप्टन इनको सोच ही नहीं पड़ी कि मेरे पास अगर एक भी फास्ट बॉलर है तो मैं कम से कम उसको 15 ओवर करवा के देख लूँ। तो हमने ठीक है एक फार्मूला ढूंढा गया कि किस तरीके से हम टेस्ट चैंपियनशिप के लिए रेस में आ जाएँ।
लेकिन उसने पाकिस्तान की ओवरऑल फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी एक झटका लगा कि लोगों का रुझान उसमें से मेहनत करने का निकलता गया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ बात यह है, मुझे खुशी है कि बांग्लादेश बहुत शानदार क्रिकेट खेले या खेल रहा है, लेकिन तकलीफ एज ए फॉर्मर क्रिकेटर ये है कि बांग्लादेश के जो ऑल फास्ट बॉलर्स थे उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉल से भी कम थी। तो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग थी वो उनकी एवरेज स्पीड को भी टच नहीं कर सकी। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि लम्हा फिक्रिया है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि फास्ट बॉलिंग आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सबको ग्रो करने की। अगर आप सिर्फ स्पिन ओरिएंटेड क्रिकेट खेलेंगे, सिर्फ स्पिनर आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं जिता के दे सकते या वनडे जिता के दे सकते या T20 किसी भी फॉर्मेट में सिर्फ स्पिनर नहीं जिताएगा। आपको सबकी लुक आफ्टर करनी है, आपने वो पिचेस बनानी है जिसके ऊपर आपका फास्ट बॉलर भी डेवलप हो, आपको 150-200 करने वाला बैट्समैन भी मिले और आपको 10 आउट करने वाला स्पिनर भी मिले। लेकिन अगर हमारा रुझान सिर्फ स्पिनर के ऊपर रहेगा कि हमारे ऊपर जो भी स्पिनर 2 खेलें बस वो पूरा मैच जितवाने की कोशिश करें, तो हम डैमेज करेंगे अपनी रेड बॉल। जावेद साहब जवाब देते हैं आप। हम 1992 के बाद 96 में नहीं जीते, 99 में नहीं जीते, 3 में नहीं जीते, 7 में नहीं जीते, 11 में नहीं जीते, 15 में नहीं जीते, 19 में नहीं जीते, 23 में नहीं जीते, तो अगले 4 साल भी नहीं जीतेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। और आपकी जीत की उस दिन फैसला नहीं होगा कि अचानक आप वर्ल्ड कप में जाएंगे और जीत जाएंगे। आपकी रैंकिंग बताएगी। अभी आप 5 पे हैं, आपका जब आप 4 में भी आएंगे तो आप समझेंगे कि यस वी आर सेमीफाइनलिस्ट। हाँ तो उनका क्या कहना है? ये क्या बात हुई? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपकी क्रिकेट टीम वर्थ क्या रख रही है एट द मोमेंट। 4 से आप 8 पे बैठ के ख्वाहिश नहीं कर सकते। फवाद आलम साहब, फास्ट बॉलिंग पे हम बात कर रहे थे। अभी भी हैं। पॉइंट तो ये है ही नहीं कि लोग कह रहे हैं हमारे पास पेसर, मैं कह रहा हूं पेसर हैं, उनकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है। कौन कह रहा है पेसर नहीं? मैं आपको फिंगर टिप्स पे 10 गिनवा देता हूं 140 वाले। आपका मोहम्मद अली डालता है, आपका आकिफ जवेद डालता है, अभी उबैद शाह आपने टीम में डाला, वो आपका 140 करता है, आपका मूसा खान 140 करता है, आपका हसनैन 140 करता है। कौन, कितने बॉलर हैं आपके पास 140 वाले यार? वो अहमद दानियाल करता है, वो ऑलराउंडर है। और भी कितने ही बॉलर हैं, किसने कहा कि नहीं है? हैं। लेकिन आप वो नहीं कर रहे। वसीम जूनियर, अब वसीम जूनियर वनडे वर्ल्ड कप से, सॉरी वनडे टीम से कैसे बाहर होता है? वनडे मुझे कोई बंदा फॉर्मेट समझा से दे कैसे कह बाहर रहे हो। होता है? कोई बंदा दुनिया का मुझे समझा दे पाकिस्तान में वसीम जूनियर वनडे फॉर्मेट से कैसे बाहर होता है? नहीं, कैसे? वो फॉर्मेट उन्होंने अब लगाया ना, उन्होंने कहा एल्गोरिदम आ गया, एल्गोरिदम ये करेगा, एल्गोरिदम वो करेगा और बस एल्गोरिदम बता देगा। ऐसे ही है। अब देखे ना, आप कह रहे हैं कि कोच क्या करे, आपने अपना काम भी एआई पे डाल दिया, क्यों करके देगा? असि सही नहीं। इसका मतलब आपने सरेंडर किया ना। अब आते हैं हफीज साहब के दूसरे और सबसे मजेदार दावे पर। वो कह रहे हैं कि देख लेना, आने वाले 5 महीनों में पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट से 150+ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकने वाले 15-20 बॉलर दिखेंगे। उतने तो भारत के पास भी नहीं होंगे। वाह हफीज साहब वाह, मतलब रफ्तार की ऐसी रट पकड़ी है कि क्रिकेट के बाकी सारे लॉजिक ही भूल गए। चलिए थोड़ा फैक्ट्स और क्रिकेट की मॉडर्न हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को हमेशा से ये गलतफहमी रही है कि जिसके पास सिर्फ 150+ की स्पीड है वही दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि आधुनिक क्रिकेट केवल अंधाधुंध स्पीड से नहीं बल्कि लाइन, लेंथ, स्विंग और क्रिकेटिंग माइंड से जीता जाता है। पाकिस्तान ने हाल के सालों में हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन जैसे कई स्पीड स्टार्स उतारी जो 150+ छूते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यहाँ तक कि यूएसए जैसी टीमों ने उनकी इस रफ्तार का फायदा उठाकर बाउंड्री के पार पहुंचाया। जब आपके पास पिचों पर स्पाइक शूज पहनने की जगह नहीं है तो वो 150+ वाले बॉलर अपनी घुटनी और टखनी, एंकल इंजरी कितनी जल्दी तुड़वा बैठेंगे, इसका अंदाजा शायद प्रोफेसर हफीज को नहीं है। अब जरा भारत की पेस अटैक से तुलना कर लेते हैं, जिस पर हफीज साहब उंगली उठा रहे हैं। भारत के पास जसप्रीत बुमराह हैं, जो शायद 150+ लगातार न फेंकी, लेकिन उनकी 140, 145 की सटीक यॉर्कर, स्लोअर और कटर गेंदें दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए काल साबित होती हैं। मोहम्मद सिराज हैं, आकाशदीप हैं और मयंक यादव व उमरान मलिक जैसे युवा गन बॉलर्स भी हैं जो 150+ आसानी से छूते हैं। लेकिन भारत का फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि बॉलर की फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट और मैच जिताने की क्षमता पर होता है।
निष्कर्ष, हफीज साहब का ये बयान अपनी आवाम को खुश करने और भारत को नीचा दिखाने की एक नाकाम कोशिश है। हकीकत ये है कि 150 प्लस की स्पीड वाले बॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपनी ग्राउंड्स का स्तर नहीं सुधारेगा, जब तक खिलाड़ियों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तब तक वे बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही चोटिल होकर बाहर हो जाएंगे। रफ्तार से आप हेडलाइंस बना सकते हैं, लेकिन मैच जीतने के लिए दिमाग और वर्ल्ड क्लास ग्राउंड्स की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या केवल 150 प्लस की स्पीड से कोई टीम नंबर 1 बन सकती है, या पाकिस्तान को पहले अपनी ग्राउंड्स ठीक करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।